हेलो। कैसे हैं आप सभी? हो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सब एकदम मस्त चल रहा होगा। तो आज इस नारी शक्ति चैनल में आपको एक ऐसी नारी के बारे में पता चलेगा जो जो आपने सुना होगा, कभी उनका नाम सुना होगा, कभी उनको किताबों में पढ़ा होगा, पर आज वो एक सामान्य ज्ञान का एक पॉइंट प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला एक संभावित सवाल का जवाब बनकर रह गई। कुछ कुछ ही लोग हैं जिनकी याद में वो आज भी विराजमान है। देश भर के लोग इस नाम से परिचित नहीं हैं। शायद आज की पीढ़ी भी इस नाम को नहीं जानती होगी, ना ही इनको पहचानती होगी। इस चैनल के माध्यम से हम उन सूरवीर और केवल और पराक्रम लोगों के बारे में बताना जिनकी छवि केवल किताबों में ही उलझ कर रह गई। उन देश में बहुत सी महान नारियां भी थी और बहुत से महापुरुष भी थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में प्रारंभ से ही महिलाओं की स्थिति काफी शोचनीय रही है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने नारी शोषण और समानता के लिए आवाज बुलंद की। उन्हीं में से ना एक हमारी ये जो आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर लक्ष्मी सहगल, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 को एक तमिल परिवार में हुआ और इनका बचपन से नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। आगे पता चलेगा कि ये लक्ष्मी स्वामीनाथन से लक्ष्मी सहगल कैसे बनी और इन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से कैसे जाना जाने लगा। इन्होंने बड़े होकर के मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा ली। 1938 में ये डॉक्टर बन गई और ये महिला रोग विशेषज्ञ बनी। फिर इन्होंने चेन्नई के एक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। 1940 में इनको सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर ये 1940 में सिंगापुर चली गई और तभी हमारे देश के बाहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो रहा था। सिंगापुर में भी 1940 में वहां पर चिकित्सा शिविर लगाया और जितने भी गरीब भारतीय लोग थे उनका वो इलाज करने लगी। उस समय सिंगापुर में बहुत सारे क्रांतिकारी सक्रिय थे, जिनमें से प्रमुख थे केपी केशव मेनन, एससी गुहा और एन राघवन इत्यादि। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी सहगल जी का चेहरा है। सिंगापुर में रहते हुए उन्होंने घायल युद्ध बंदियों की काफी सेवा की। जब ब्रिटेन ने सिंगापुर को जापान के हवाले कर दिया तब इन्होंने क्या किया और क्या हुआ आगे सुनते हैं। इसी बीच 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन हुआ और लक्ष्मी स्वामीनाथन सुभाष चंद्र बोस से मिली। सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात के बाद लक्ष्मी सहगल ने आजादी की लड़ाई में उतरने की अपनी दृढ़ इच्छा जाहिर की, जिसके उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की घोषणा कर दी। अब ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की हेड बन गई थी और अथक प्रयासों के बाद इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में 500 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ दिया।
इस रेजिमेंट की मेन लीडर होने के कारण इनका नाम ये कैप्टन के नाम से जानी जाने लगी। फिर अपनी दृढ़ इच्छा और साहस के कारण इन्हें कर्नल का पद दिया गया। ये एशिया की पहली महिला ऐसी थी जिनको कर्नल का पद दिया गया था। हालांकि ये कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ज्यादा लोकप्रिय रही। लक्ष्मी स्वामीनाथन सिंगापुर में गठित हुई अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में प्रथम महिला के रूप में शामिल हुई। बर्मा को आजाद कराने के क्रम में जापानी सेना के साथ कार्य करते हुए ब्रिटिश सेना ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को गिरफ्तार कर लिया और 1946 तक वह बर्मा के जेल में रही। अंततोगत्वा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ रहे दबाव के फलस्वरूप उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर 1947 में एक दौर आया जब वो लाहौर में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली उन्होंने, और उनके नाम के आगे सहगल शब्द जुड़ गया और अब वो लक्ष्मी सहगल नाम से जानी जाने लगी। भारत की आजादी के बाद भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल का सफर थमा नहीं। पहले लोगों में कितना जज्बा हुआ करता था देश के प्रति, देश की सेवा के प्रति, और वो जो भी डिग्री लेते थे उस डिग्री के प्रति काम करने का जो उनका समर्पण भाव होता था वो पहले के ही लोगों में हुआ करता था, आज नहीं दिखता। 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। लक्ष्मी सहगल आज के बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण वहां से आने वाले शरणार्थियों के लिए कोलकाता में बचाव कैंप और मेडिकल कैंप भी संचालित किया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल 1981 में गठित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी थी। फिर इसके बाद 1984 में भोपाल गृह त्रासदी हुई जहां पर उन्होंने बचत भूमिका निभाई, कार्यों में बचत भूमिका निभाई। मतलब जो भी इंसिडेंट होते थे उनमें शिविर लगाती थी और उन रोगियों की सेवा करती थी। 1998 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से इनको नवाजा गया। 2002 में राष्ट्रपति के चुनाव में किसके खिलाफ खड़ी हुई? APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ खड़ी हुई। अब्दुल कलाम के खिलाफ खड़ी होकर इन्होंने 4 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने मिलकर इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए खड़ा किया। हालांकि इनकी जीत नहीं हुई, इनकी जीत नहीं हुई क्योंकि अब APJ अब्दुल कलाम 2002 में प्रधानमंत्री बन गए थे। कैप्टन लक्ष्मी के समर्पण का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 92 साल की उम्र के बाद भी वो नहीं थकी और कानपुर के अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी। इतना जज्बा पहले कैसे होता था इंसानों में? आखिरकार वर्ष 2012 में कार्डियक अटैक के कारण इस महान वीरांगना ने अंतिम सांस लेते हुए दुनिया को विदा कर दिया। और यह स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर, सांसद, समाज सेवी के रूप में यह देश उनको सदैव याद रखता है। पर अब जो पिछले जो भी महापुरुष और महान नारियां रहीं उनकी यादें एक क्वेश्चन में, एक किताब में सिमट कर रह गई। मेरी कोशिश ये है कि इस चैनल के माध्यम से उन लोगों के विषय में बताया जाए। तो आप लोग इस चैनल का सहयोग करें और सपोर्ट करें और मुझे ये भी बताएं क्या आजकल के डॉक्टर ऐसे हैं?
क्या आजकल के डॉक्टर इतनी सेवा करते हैं? इस बारे में कमेंट करें और बताएं। थैंक यू so much.